और आज हम पढ़ेंगे respiration. The most important topic after photosynthesis is respiration. ठीक है, respiration को स्टडी करेंगे हम आज कि respiration क्या होती है और इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं और ये प्रोसेस होता क्यों है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो ये रेस्पिरेशन है, पहले इसकी तारीफ करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है, ठीक है, जो कि कहाँ बना था, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बना था, जो आपने कल पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी उसके नतीजे में ऑर्गेनिक फूड बना था और उस फूड को अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक फूड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और जब ये कन्वर्जन होगी यानी कि ऑर्गेनिक फूड से यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज वगैरह से कन्वर्जन जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, तो ये कन्वर्जन जो है साथ देगी कुछ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी होगी और यही रिस्पायरेशन का मकसद भी होता है। ठीक है, यही रिस्पायरेशन का मकसद भी होता है कि ये जो एनर्जी है यहाँ से ये इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी बनेगी, ठीक है, वो हासिल करना। ठीक है, वो हासिल करना। और इसकी खास बात ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम सब के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। आपकी बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जो ऑटोट्रॉफ्स ने फॉर एग्जांपल प्लांट्स वगैरह हो गए, उनकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन और रेस्पिरेशन का रिएक्शन, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। और वो किस तरह से, अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे देखें, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है इसमें देखें फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है और उसमें देखें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, और ये क्या है कि आगे जाके देखें ग्लूकोज बना रही है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में देखें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो टोटल इसके उलट है। ठीक है, वो टोटल इसके उलट है। उसमें क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक फूड है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर जो थे वो आपस में कंबाइन होके एनर्जी को यूज करके क्या बना रहे थे, ऑर्गेनिक फूड बना रहे थे। ऑर्गेनिक फूड बना रहे थे एनर्जी को यूज करके। अब यहाँ पे एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और फिर से यही दो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, यही दो चीजें जो है वो बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। तो यही दो चीजें जो है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है टोटल उसके उलट जो है वो रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को आप उलट करके लिख दें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो सारा सारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है वो यूज होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी जो है वो यूज होती है, स्टोर हो जाती है, जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में निकल जाती है। ठीक है, निकल जाती है और आपकी बॉडी उसको यूज करती है। ठीक है, निकल जाती है और आपकी बॉडी उसको यूज करती है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो आप सब के अंदर कॉमन होता है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो जिंदा हैं, ठीक है, और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, सब के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस लाजमी होगा। अब सवाल ये है कि उनकी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज ऑर्गेनिक फूड कहाँ से आता है। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया या ये जो ऑर्गेनिक फूड है जिसकी वो ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं, ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखें सूरज जो है
हमने इसको डिस्कस किया था कि सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब सूरज आपको रोशनी देता है, और उसकी रोशनी में होती है एनर्जी। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक एनिमल जो हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो क्या है कि सूरज की रोशनी से खुराक नहीं बना सकते, ठीक है। तो पौधे जो हैं वो दे रहे हैं आपको जो है खुराक दे रहे होते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक एनिमल हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी खुराक जो है, तो सूरज की रोशनी जो आ रही है, ठीक है, सूरज की रोशनी जो आ रही है, वहां जो पौधे हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो जमीन से क्या लेते हैं, जमीन से लेते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिस तरह वाटर हो गया, ठीक है, और साथ में देखें कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो अब ये जो पौधे हैं ये क्या करते हैं आपके लिए, यानी अपने लिए खुराक बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपने लिए खुराक बनाते हैं। अब होता ये है कि आप अगर उन एनिमल्स की एग्जांपल देखें जो कि हैं जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ठीक है, और वो क्या है, हर्बीवोर्स है। पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद जो एनर्जी है वो उनके पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाती है। जो ग्लूकोज होता है वो वहीं जाता है जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाना खाने के बाद आपकी वो जो आपने खाना खाया वो कहाँ गया, वो वहीं जाता है जहाँ पे उसकी जरूरत होती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज वगैरह बनती है पौधों के अंदर, वो वहीं जाती है जहां पे उसकी जरूरत होती है, ठीक है। और अमूमन उस हर सेल के अंदर होती है ग्लूकोज, ठीक है। हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसीलिए, ठीक है, सिवाय कुछ जैसे आपकी बॉडी में इम्यून सेल है उनको छोड़ के, ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी फंक्शनिंग के लिए। पौधों को भी फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। पौधों को भी ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, तो वो ग्लूकोज बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, खुद से बनाते हैं, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म को किल वगैरह नहीं करते, ठीक है। अब होता ये है कि जो ऑर्गेनिज्म पौधे वगैरह खाते हैं जिनको हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, घास खाने वाले एनिमल्स, ठीक है, हर्बीवोर, जिसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास गोट आ गई, बकरी, ठीक है, खरगोश आ गया, ठीक है, ये सारे सारे एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। अब हर्बीवोर्स क्या करते हैं कि वो जब पौधों को खाते हैं, ठीक है, वो जब पौधों को खाते हैं तो अगर पौधे के अंदर एनर्जी थी 100%, ठीक है, यानी कि उसने कितनी कार्बोहाइड्रेट बनाए थे 100%। अब जो बकरी को यानी कि गोट को जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी, 80%, ठीक है, 80% मिलेगी, क्योंकि 10% जो ये जो रास्ता तय हुआ है, यानी कि पौधे से जो गोट को मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिले हैं, एक तो रास्ते में 10% जो हीट की फॉर्म में निकल गए, बाकी 10% इस पौधे ने खुद भी तो यूज किए होंगे जो उसने अपने लिए बनाया है, ठीक है। तो बकरी को मिलेंगे 10%। इसी तरह बकरी को खाएगा जी आगे इंसान, ठीक है, या शेर वगैरह, चले शेर खा लेता है, ठीक है, अब शेर ने खा लिया, अब शेर को मिलेगा 40%, ठीक है, 40% या इससे भी कम, क्योंकि 10% जो है वो तो हीट की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हीट की फॉर्म में निकल जाएगा। बाकी 30% जो है वो बकरी ने खुद भी तो इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हीट साथ साथ जो प्रोसेस है वो लॉस होता जाता है, ठीक है। देखिए तमाम सेल के अंदर जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो दो तरीकों से होता है, ठीक है। जिस सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस लाजमी होगा, सही है। फ्लोएम सेल जो है वो उनके अंदर भी डेफिनेटली होगा, जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर सेल के अंदर होगा। अच्छा,
तो हम ये बात कर रहे थे कि पौधे जो है अपनी खुराक को बनाते हैं। बाकी उन्होंने अब क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसने बनाए तो इसको इसकी वजह से मिले बकरियों को, ठीक है, इसकी, और फिर बकरी से किसको मिले, शेर को मिले, ठीक है। अब शेर को कोई और आगे खाएगा तो उसको भी वो जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है आपकी बॉडी के अंदर, चाहे आप किसी गोश्त को खा रहे हो या आप डायरेक्ट सब्जी खा रहे हो, आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमेशा पौधों से ही आते हैं, ठीक है। तो तो ये जो ऑर्गेनिक फूड हो गया जो आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए आएगा वो पौधों से ही आएगा, ठीक है। तो पौधे जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक फूड का अल्टीमेट सोर्स है, जबकि सूरज जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये रिएक्शन होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी आपकी बॉडी उसी से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। मिसाल के तौर पर देखें, आप जो है मोबाइल वगैरह की स्क्रीन देख रहे होंगे, फिर आपको मेरी आवाज भी आ रही होगी, तो ये जो सेंसेशन है आपकी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है, ठीक है। न्यूरॉन्स का एक मैसेज होता है, और उसको क्रिएट होने के लिए एटीपी यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप मुसलसल एनर्जी यूज कर रहे हैं, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसी प्रोसेस से आ रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही आ रही होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप खाना खाते हैं, खाने से क्या है, ये एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और ये एनर्जी जो है वो बनती है। कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कॉमन होगी, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी बात करते हैं कि रेस्पिरेशन, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक रेस्पिरेशन आपने ये भी पढ़ी है कि जब आप सांस लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन को दो तरीकों से जो है डिस्कस किया जाता है। एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन और एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब दोनों में फर्क क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन मीन जो सेलुलर लेवल के ऊपर होती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें उसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आप सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही है, फिर आप सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दोनों में फर्क ये है, ठीक है। एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो हमने अभी रेस्पिरेशन पढ़ी, ये कौन सी है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। और एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि आप सेकंड ईयर के अंदर 10th क्लास के अंदर पहला चैप्टर पढ़ेंगे, गैसेस एक्सचेंज वाला, उसके अंदर आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो पढ़ेंगे। वैसे ऊपर से बता दो कि आपके सांस लेने का जो प्रोसेस है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है। एक जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड जो है, ग्लूकोज वगैरह जो है, इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स या ऑर्गेनिक फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं और उसमें देखें आप, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये रिएक्शन होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होते हैं। और इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड विल अकर, ठीक है, कि इसके अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड होगी, ठीक है, यानी पूरे के ऑर्गेनिक फूड जो है वो सही तरीके से कंप्लीट जो उसकी ब्रेक डाउन है वो नहीं होगी, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी भी नहीं मिलती, कम एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये प्रोसेस तब होते हैं
ठीक है। तो ये प्रोसेस तब होते हैं जब आपकी बॉडी को या उस ऑर्गेनिज्म को कम टाइम में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, कम टाइम में एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि कम टाइम में किस एनर्जी चाहिए कि आपके पास एनर्जी कम पड़ गई है बॉडी के अंदर। ठीक है, तब आपकी बॉडी जो है फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस से गुजरती है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जस्ट मसल सेल जो है, आपके जो मसल्स है वहां पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, बाकी किसी सेल के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी विल बी जनरेटेड। ठीक है, कि एटीपी की जो अमाउंट है वो कम होगी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ से मैं शुरू से बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं? जस्ट 4। ठीक है, सिर्फ 4 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, लेकिन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक है, फर्ज करें लेट्स सपोज अगर हम टाइम बनाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर लगता है 1 घंटा, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर लगता है 1 घंटा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को लगेंगे 5 मिनट। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा, यानी कि टाइम जो है वो जल्दी लग जाता है। यानी कि आपको जल्दी में एटीपी चाहिए तो आप जो है क्या कौन सा तरीका अपनाएंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, और कहाँ पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होगा। ठीक है। दूसरे में 36 एटीपी के मॉलिक्यूल इसलिए होंगे क्योंकि उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड विल अकर। ठीक है, वो भी हम आज ही पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 36 एटीपी के मॉलिक्यूल क्यों जनरेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर ये रिएक्शन होंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे तब आपने 36 और 38 वाली बात करनी है। ठीक है, अभी हम एनारोबिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब वो बात करेंगे तो उसको आपने डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे एनारोबिक रेस्पिरेशन और हम ये बात कर रहे थे कि ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होंगे। ठीक है, जिससे हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेनम के अंदर होते हैं, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाएंगी और आपने ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होते हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हम बारी बारी इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो इसमें क्या है? ये पहली बात को होती कहाँ पे? तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनके अंदर होती है, और आपके मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, अगर आपने कभी भारी भरकम काम किया हो, ठीक है, अगर आपने भारी भरकम काम किया हो घर के अंदर, ये जिम वगैरह जो है लोग यूज करते हैं, तो दूसरे दिन उनके मसल में इतना सख्त पेन हो रहा होता है, इतना सख्त पेन हो रहा है कि वो अपने बाजू वगैरह को हिला नहीं सकते। अगर आपने कभी एक भारी भरकम काम किया हो तो आपके वो पट्टे जो हैं, वो आपके जो मसल्स जो हैं वो उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन सी होना शुरू हो जाती है। वो जलन क्यों होती है? कि वो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड की मौजूदगी की वजह से आपको वहां पे जलन महसूस होती है। ठीक है, 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो है आपको 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो मिलते हैं, और फिर ये पायरुवेट ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसके प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर दो पायरुविक एसिड जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड जो है वो बन गए। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बन गए, ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये एक 10 स्टेप रिएक्शन जो है इसके अंदर होते हैं कि इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर
10 रिएक्शन होते हैं तब जाके ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। तो इसके रिएक्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको वो समझ बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आपके लेवल के मुताबिक जस्ट ये लाइन आपने याद रखनी कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ 2 पायरुविक एसिड के अंदर, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो गए और NAD जो थे 2 NAD वो रिड्यूस होके NADH बन गए, ठीक है। रिडक्शन की हमने बात की थी कि जब H की एडिशन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिडक्शन हो गई है। क्वेश्चन ये है माहम हसन का कि सर लैक्टिक एसिड जब बनता है तो इसमें हमारी बॉडी को क्या फायदा होता है। देखिए साथ में देखें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं, ठीक है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं और विदाउट ऑक्सीजन यानी कि आप सांस ना भी लें तब भी वो बन रहे हैं, ठीक है। जबकि बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोसेस जो हो रहा था वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसलिए सांस लेना लाजमी है। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है इसमें सांस लेना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप सांस ना भी लें तब क्या आपकी बॉडी के अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब वो जो पायरुविक एसिड बन गया अब वो मजीद कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड के अंदर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वही 2 NADH जो थे वो फिर से ऑक्सीडाइज होके NAD में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। 2 NADH जो थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, हाइड्रोजन की रिमूव हो गया, ठीक है, और वो क्या हो गए NAD में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो बन गए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि सर लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन प्लांट्स में भी होती है कि नहीं। देखिए प्लांट्स के अंदर तभी होगी ना जब वो एक्स्ट्रा काम करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करेंगे। ये होती है ऑलमोस्ट यानी कि हेटरोट्रॉफ एनिमल की बात कर लें, ठीक है, जो हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स होंगे उनके अंदर ये प्रोसेस होगा। पौधे तो अपनी खुराक वैसे ही खुद बना रहे हैं, यानी कि उनकी जितनी जरूरत है उतनी वो यूज करते हैं ना। यानी कि आपको आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों होती है, जब आप अभी जो आप बैठे हैं आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं हो रही, लेकिन आप भागना शुरू कर दे भागे भागे जब आप तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर भाग लेंगे उसके बाद जो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी वो आएगी लैक्टिक एसिड की वजह से। और जब आप चलते हैं ना बहुत एक दिन बहुत ज्यादा चलते जाते हैं फिर आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो दर्द होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, तब आपकी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है तब शुरू होती है, वैसे शुरू नहीं होती, ठीक है। तो पौधे तो एक जगह पे खड़े रहते हैं, उनके जो बॉडी के अंदर प्रोसेस है वो तो कंटिन्यू रहता है, उनको तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि पौधों के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो नहीं होती। देखें सैफ अली, मैं फिर से बता चुका हूँ कि लैक्टिक एसिड की वजह से आपको मिलते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल, ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से मिलते हैं आपको एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं और आपको एनर्जी चाहिए होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है तो बिना ऑक्सीजन के आपको एनर्जी देते हैं, ये इसका फायदा है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और कम टाइम में कन्वर्ट होता है, विदाउट ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है, यानी कि आप सांस ना भी लें या आप सफिशिएंट जो ऑक्सीजन है वो ना भी लें तब की भी ये आपको एटीपी बना के दे देगा, ठीक है। और एटीपी क्या होती है, एनर्जी की करेंसी है, आपको काम करने के लिए चाहिए, इसीलिए जो है वो आपको एनर्जी बना के देगा, ठीक है। तो ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आगे हम देते हैं बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है जो कि है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती, ठीक है। सबसे पहली बात ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती, ये कहाँ पे होती है, यीस्ट और सम बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ यीस्ट ये जो फंजाई होते हैं और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। एग्जैक्टली बिल्कुल ये वैसी तरह ही है। इसके अंदर क्या होगा कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, सॉरी मैंने वहां पे 4 लिख दिए था, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे थे, पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में आपको मिल जाते हैं 2 एटीपी के मॉलिक्यूल, टोटल 4 बनते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 मिलते हैं और 2 जो है फिर से यूज हो जाते हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 4 बनते हैं और 2 फिर से यूज हो जाते हैं उसी रिएक्शन के अंदर ही, तो 2 टोटल नेट गेन जो है आपके पास कितना आ जाता है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस से क्या हुआ, पायरुविक एसिड बना। ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट कौन सी होती है, पायरुविक एसिड होता है, यानी कि ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो एंड प्रोडक्ट आपके पास कौन सी आती है, पायरुविक एसिड आता है। अब पायरुविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखें
NADH जो है वो रिड्यूस होके क्या हो गया, NADH हो गया, ठीक है, NADH हो गया, अब फिर से NADH ऑक्सीडाइज होके क्या हो गया, NADA पॉजिटिव हो गया। जैसे हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रही है, फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो पायरुवेक एसिड जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, दो एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर वो कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल के अंदर, इथानॉल जिसे कहते हैं, ठीक है, इथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको कितने, 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, कितने मिलेंगे, 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक ग्लूकोज से। जो हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे उसमें क्या था कि टोटल आपको कितने मिलते थे, 36 मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज के 36 मिल रहे थे, और यहाँ एक ग्लूकोज कंपाउंड से कितने मिलेंगे, 2 कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये थी आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी पढ़ी और साथ में अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी पढ़ी। तो हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड होती है, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड होती है, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो मुकम्मल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ATP के मॉलिक्यूल्स, यानी कि बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और वाटर जो है उनके अंदर कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एनारोबिक के अंदर पढ़ा था कि वो जो है कभी लैक्टिक एसिड बन रहा था, कभी अल्कोहल बन रही थी, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास 36 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो एक ग्लूकोज में से आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है, सबसे पहले हजम होगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, फिर क्रेब्स साइकिल होगा और इसके प्रोसेस में आपको एनर्जी बहुत, ऑक्सीजन जो है चाहिए होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसके अंदर भी ये, यानी कि ETC जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC जो है ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है